सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आज इकोनॉमिक्स 12th क्लास का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मनी और बैंकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। मनी एंड बैंकिंग। बेसिकली मनी होता क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सारे टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने हैं। हालांकि इसमें से कोई सवाल नहीं आता है, बट मैं शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ कि मनी स्टार्ट कहाँ से हुआ। मनी का उत्पत्ति हुई है फ्रॉम बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था? जब आप गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज करते थे, उस टॉपिक को हम क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम बोलते थे। गेहूं के बदले चावल, हाथी के बदले कोई और प्रोडक्ट, इस चीज को हम क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम बोलते थे। ठीक है। अब ये जो बार्टर सिस्टम है, इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत आती थी जिसका नाम था डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। ठीक है। सो अब इसके अलावा सिर्फ बार्टर सिस्टम में यही एक अकेली प्रॉब्लम नहीं थी। सबसे पहले बात करें, फर्स्ट प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट नहीं थी। दूसरा, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफॉल्ट पेमेंट। तीसरा, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। और आखिरी वाला, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ये चार बेसिक प्रॉब्लम्स थी मनी की। ये चारों प्रॉब्लम्स है क्या क्या? सबसे पहला, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट नहीं हो पाती थी। मेरा कोइंसिडेंट और जिससे मैं मेरा गुड्स एक्सचेंज करना चाह रहा हूं, उसका कोइंसिडेंट मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर मैच नहीं हो रहा है तो बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं। जैसे सपोज मेरे पास पेन है और सामने वाले के पास बॉटल है। उसको तो पेन चाहिए लेकिन मुझे बॉटल नहीं चाहिए। डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट नहीं हो पा रहा। अब अगर मुझे बॉटल चाहिए होगी और उसको पेन चाहिए होगा, तभी बार्टर सिस्टम हो पाता था। नहीं तो बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं था। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी बार्टर सिस्टम की कि डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट होना चाहिए। ठीक है, कि उसकी जो वांट है और मेरी जो वांट वो मैच करनी चाहिए, तभी बार्टर पॉसिबल। सेकंड, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट नहीं हो पाती थी। डिफर्ड पेमेंट का मतलब है उधारी। अब मेरे पास अगर गुड्स होंगे तो ही मैं सामने वाले से गुड्स बेच या खरीद सकता हूँ, उसके अलावा पॉसिबल नहीं। उधारी में ना तो मैं गुड्स खरीद पाऊंगा ना बेच पाऊंगा। तो उधारी का बड़ा समस्या आती थी बार्टर सिस्टम। इसके बाद आता था लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। आप वैल्यू स्टोर करके नहीं रख सकते किसी चीज की। सपोज मैंने मेरे पेन के बदले 1 किलो आलू खरीद लिए। अब ये पेन तो सालों साल रखा रहेगा, लेकिन वो आलू तो एक समय के बाद खराब हो जाएंगे ना। तो स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं। किसी चीज की कीमत आज कुछ है, कल कुछ होगी, परसों कुछ और हो जाएगी। सपोज ग्रीन वेजिटेबल्स है, आज आपने फ्रेश खरीदी, कीमत ज्यादा थी, कल खरीदोगे बासी हो गई, कीमत थोड़ी और कम हो जाएगी, तीसरे दिन खरीदोगे और कम हो जाएगी, चौथे दिन खरीदोगे और कम हो जाएगी। स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं थी। एक ही चीज की कीमत बार बार चेंज होती थी। एंड लास्ट वन इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि मेरे लिए जो चीज जितने रुपए की है, जरूरी थोड़ी है वही वैल्यू किसी दूसरे के लिए भी हो। अब ये पेन क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो इस पेन की कीमत मेरे लिए लाखों में है, क्योंकि ये मुझे जरूरत है अभी पढ़ाने के लिए। बट यही चीज अगर आपकी बात करूं तो आपके लिए जरूरी थोड़ी है। आपके लिए कौन सा पेन जरूरी है जो आप अभी हाथ में लेकर बैठे हो? सो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू थोड़ी। ये पेन मेरे लिए लाखों का है, आपके लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है। मेरा मोबाइल फोन मेरे लिए लाखों करोड़ों रुपए की चीज है, क्योंकि मेरी सारी डिटेल्स उसी मोबाइल में। आपके लिए वो मोबाइल फोन कितने का है जो उसकी रियल कीमत है। सपोज मान लेते हैं मेरा मोबाइल फोन 50,000 का है, तो आपके लिए उसकी कीमत 50,000 है, लेकिन मेरे लिए तो उसकी कीमत करोड़ों की है ना। क्यों? क्योंकि उसमें मेरी सारी चीजें हैं। तो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं थी। तो ये बड़ी समस्या होती थी गुड्स की कि उनकी कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं होती थी। जैसे चेतक अगर कोई घोड़ा है जो कि महाराणा प्रताप के पास था, तो उनके लिए उसकी वैल्यू कुछ और होगी, मेरे लिए उसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो इस वजह से
बार्टर सिस्टम में ये चार समस्याएं बहुत होती थी। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यूज। ये बड़ी समस्या आती थी। इसके चलते हमने एक नया टॉपिक लेकर आए जिसको बोला गया मनी। ये मनी हुआ क्या? मनी इज एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हर वो चीज जो उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज किया जा सकता है और गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज्ड किया है, गवर्नमेंट ने उसको बनाया है, उसको हम क्या बोलेंगे? मनी बोलेंगे। अब सर क्या इतनी सी डेफिनेशन है उसकी? नहीं। ये जो चार आपकी प्रॉब्लम्स है ना बेटा, यही मनी की डेफिनेशन है और यही मनी के फीचर्स थे। आओ देखते हैं कैसे। जैसे अपन बात करें मनी की, तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड, यहां क्या हो जाएगा? मनी इज एनीथिंग व्हिच कैन बी यूज्ड, या मैं पूरा ही लिख देता हूं, मनी इज एनीथिंग which can be used as a medium of exchange, have, यहां से पढ़ते जाओ, have standard of deferred payment, have store of value and common measure of value. Money is anything which can be used as a medium of exchange. हर वो चीज जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज करी जा सकती है, उसके पास स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट भी होती है, उसकी वैल्यू स्टोर भी कर सकते हो और उन सबको एक ही कॉमन तरीके से मेजर भी कर सकते हो। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। जैसे अपन बात करें, मनी इज एनीथिंग व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमारे और आपके लिए, सभी के लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक ही है। जैसे अगर मेरे पास 50 का नोट है तो मेरे लिए भी 50 रुपए का नोट है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज हो रहा है, और आप लोगों के लिए भी। तो अब मुझे अगर मोबाइल फोन खरीदना है तो भी मेरे को कोई चीज ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं वो 50-50 के नोट ले जा सकता हूँ। आपको बॉटल खरीदनी है तो आप भी वो 50-50 के नोट ले जा सकते हो। इट इज नोन एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज होने लगा। गुड्स के बदले गुड्स की बजाय अब हम गुड्स और सर्विसेज के बदले क्या ले रहे हैं? दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं। ठीक। हैविंग स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मनी के आने की वजह से उधारी में सामान खरीदना और बेचना पॉसिबल हो गया। हमने आज सामान लिया है, उसने पैसा लिख लिया, 1 महीने बाद जाके पेमेंट देके आएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को स्टोर करके रखा जा सकता है। मैंने 500 की गड्डी ली, मेरी तिजोरी में रख दी, 1 साल बाद भी वो 500 की ही निकलेगी। ऐसा नहीं है कि वो 1 साल बाद 100 रुपए की गड्डी हो जाएगी। स्टोर ऑफ वैल्यू और कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मेरे लिए अगर 50 रुपए उस नोट की कीमत है तो आपके लिए भी उस नोट की कीमत 50 रुपए ही। तो इस तरीके से सारी प्रॉब्लम्स बार्टर सिस्टम की खत्म हो गई मनी के आने की वजह से। और यही मनी के फीचर्स भी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। दीज आर द फीचर्स ऑफ मनी। तो यहां पर एक पूरा एक टॉपिक मनी से रिलेटेड खत्म हुआ। इस टॉपिक में इस पूरे चैप्टर में मनी वाला, ये बैंकिंग वाला जो चैप्टर है बेटा, ये वीडियो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ये बैंकिंग वाला चैप्टर मैं कल कंप्लीट करा दूंगा आपको 1 शॉट में। आज मनी खत्म कर लेते हैं। इस मनी में 2 टॉपिक्स और हैं आपको। सबसे पहला, मनी होते कितने प्रकार के, और दूसरा मनी सप्लाई क्या होता है। सो मनी सप्लाई की अगर बात करें, सो मनी सप्लाई होता क्या है कि एक इंसान के पास या टोटल पैसा अभी इकोनॉमी के अंदर कितना फ्लो कर रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप से हम मनी पढ़ते हैं उसमें। वो 4 टाइप के मनी कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है M1, फिर होता है M2, फिर होता है M3 और फिर होता है M। ये M1, M2, M3, M4 है क्या? ये बेसिकली लिक्विडिटी है मनी की। कौन सा मनी सबसे ज्यादा लिक्विड है, कौन सा मनी सबसे ज्यादा सॉलिड है। तो अगर अपन बात करें तो M1 इज द मोस्ट लिक्विड मनी एंड M4 इज द मोस्ट सॉलिड मनी। लिक्विड और सॉलिड का मतलब क्या है
कि जो चीज जल्दी से पैसे में कन्वर्ट हो जाए, इट इज लिक्विड। जो चीज पैसे में कन्वर्ट होने में समय लग रहा है, इट इज सॉलिड। जैसे अगर अपन बात करें M1 की, सो M1 इज द मोस्ट लिक्विड मनी, मतलब वो सारा पैसा, ऑल दैट मनी विच इज हेल्ड विथ पब्लिक, हेल्ड विथ पब्लिक in the form of notes and coins। वो सारा पैसा जो कि आपके पास रखा हुआ है नोट्स और कॉइन्स में, वो कहलाएगा M1। और वो सारा पैसा, all deposits with commercial बैंक, वो सारा पैसा जो कि बैंक में, कॉमर्शियल बैंक में रखा हुआ है आपके पास, इन द सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट, उन दोनों पैसों को जब आप मिलाओगे तो वो क्या बनेगा, M1, मोस्ट लिक्विड मनी। जैसे अब ये पैसा तो आपके पास लिक्विड फॉर्म में है, फट से आप मनी में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, कैश में कन्वर्ट करने की, वो ऑलरेडी कैश में हेल्ड विद पब्लिक, हाथों में जो पैसा रखा है, जेब में जो पैसा रखा है। और ये पैसा, ये भी सबसे लिक्विड मनी, आप फटाक से गए बैंक में, आपने डिपॉजिट वो करा और वहां से पैसा निकाल लिया, विड्रॉ करके लिया। M2 में क्या आता है, ये थोड़ा सा सॉलिड मनी हो जाता है। M2 में आता है M1 प्लस ऑल डिपॉजिट्स, ऑल सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग में। M1 प्लस वो सारा पैसा जो कि आपने पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में रख के रखा है, वो होता है M2। क्यों? क्योंकि उसको लिक्विड कराने में थोड़ा सा समय लगता है, 1 या 2 दिन का। अगर आप आज पोस्ट ऑफिस बैंक में पास जाओगे तो वो कल आपको पैसा देंगे, तो उसमें थोड़ा समय लगता है, दैट्स व्हाई इट इज M2। M3 क्या होता है, M3 मतलब M1 प्लस ऑल द फिक्स्ड डिपॉजिट विथ कॉमर्शियल बैंक। M1 के साथ जो भी आपके फिक्स्ड डिपॉजिट है कॉमर्शियल बैंक के पास, फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब FDs, RDs, वो जो आपने बना के रखी, तो मिनिमम से मिनिमम 15 दिन की FD होती है, 15 दिन से नीचे की नहीं होती। तो उसको अगर आपको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मिनिमम 15 दिन तो लगेंगे ही आपको। सो इट इज M3 और थोड़ा सॉलिड मनी। और लास्ट वाला होता है M4, जिसमें आता है M3 प्लस ऑल द फिक्स्ड डिपॉजिट्स और ऑल द टाइम डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। मतलब M3 प्लस वो सारे टाइम डिपॉजिट या वो सारे फिक्स्ड डिपॉजिट जो आपने पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में करा रखे हैं, जिसको सॉलिड लिक्विड कराने में सबसे ज्यादा समय लगता है, इट इज नोन एज M4, इट इज द मोस्ट सॉलिड। ये क्या रहता है, मनी सप्लाई। इस पे से भैया हर साल एक क्वेश्चन आता है ये बेटा, ठीक है, कि सर M1, M2, M3, M4 क्या है ये बता दो, या वो एक क्वेश्चन आपको दे देंगे कि ये फलानी चीज है, ये कौन से कैटेगरी में आएगी, M1 में आएगी, M2 में आएगी, M3 में आएगी, M4 में आएगी। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये एक टॉपिक है। M1 सबसे लिक्विड मनी, वो सारा पैसा जो हमारे पास रखा हुआ है कैश में, और वो सारा पैसा जो कि हमारे पास रखा हुआ है हमारे अकाउंट्स में, सेविंग अकाउंट्स में, उन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो बनेगा M1। M2 M1 प्लस वो सारा पैसा जो कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में हमने सेव करके रखा हुआ है, वो M2। M3 M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में अगर हमने, सॉरी, कॉमर्शियल बैंक में अगर हमने फिक्स्ड डिपॉजिट बना रखे, वो M3 और थोड़ा सॉलिड मनी। और आखिरी में M4 मोस्ट सॉलिड मनी, जिसको लिक्विड कराने में मिनिमम 1 साल का समय लगता है, कि M3 प्लस वो सारा पैसा जो कि आपने पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कर रखा है, वो कहलाएगा M। ठीक है, तो ये था पूरा टॉपिक आपके मनी का। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, टाइप ऑफ मनी, मनी कितने प्रकार के होते हैं, वो कल मैं बैंक के साथ ही खत्म करा दूंगा। कल हम पढ़ेंगे बैंक क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक क्या होती है, सेंट्रल बैंक क्या होती है, फंक्शन सेंट्रल बैंक के क्या होते हैं, टाइप ऑफ मनी क्या होती है, और मनी सप्लाई कैसे करता है, या मनी कंट्रोल कैसे करता है, मनी सप्लाई कंट्रोल कैसे करता है सेंट्रल बैंक। सो होपफुली आज के सारे टॉपिक्स आपको समझ आए होंगे।
थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब।